हेलो एवरीवन, जंबो आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 2025। जैसे हम हर पूरे मंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेम हम अक्टूबर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज हैं, चाहे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, या एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज देयर, उसको हम कवर करेंगे। बिकॉज हमारे पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से आएंगे, अगर तो वो फैक्चुअल आएंगे। कॉन्सेप्चुअल आएगा, लेकिन थोड़ा सा मेंस वाले हिस्से में ज्यादा आएगा। अभी बस हमें ये जानना है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, फैक्ट्स क्या है। और फैक्ट्स को याद करने के लिए हम बार बार कहते ही हैं कि या तो कोई निमोनिक बना लो, या कोई कहानी बना लो, या अपनी रियल लाइफ से किसी चीज को आप अटैच कर लो, सो दैट आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो याद रह जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हम तो हैं ही यहाँ पर। चलिए, तो शुरू करेंगे विद दिस अक्टूबर 2025 द पार्ट 1 ऑफ करंट अफेयर्स। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा रक्षम चिटकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो, चिटकुल एक बहुत ही प्यारी जगह है घूमने के लिए। हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर में है। ठीक, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है बेसिकली। तो अब ये न्यूज में क्यों है? यहाँ पर हुआ है इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि बहुत सारे बर्ड्स की वैरायटी है, स्पीशीज है, तो बहुत ज्यादा चीजों का पता भी नहीं है हमें कि ये भी एक स्पीशी है। तो जनरली वो एरिया जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, चाहे विंटर्स में, चाहे समर्स में, या फिर ऑटम वाले सीजन में, तो हम एक प्रोग्राम सा रखते हैं कि भाई सबने आकर देखना है। खास करके उन लोगों को जिनको ज्यादा जानकारी होती है स्पीशी की। जैसे हम लोगों को जानकारी तो नहीं है कि भाई ये अलग स्पीशी है, वो अलग स्पीशी है। जिनको जानकारी, जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, उनका एक बेसिकली प्रोग्राम करवाया जाता है कि भाई जो भी स्पीशी आपको दिखे यहाँ पर, अगर आपको कोई ऐसी दिखे जो पहले कभी नहीं देखी गई है, तो हमें बता दीजिएगा। तो ऐसा इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम जो है, ये चिटकुल वाइल्ड सेंचुरी में हुआ है, हिमाचल प्रदेश की। जहां पर सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे। 15 कंट्री से लोग आए हैं, और अल्टीमेटली 35 बर्ड्स की जो स्पीशीज है वो हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करवाई है। तो मतलब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई कितनी कंट्री से मेंबर आए, कितनी स्पीशीज रिकॉग्नाइज हुई। बस ये याद हो कि जो वाइल्ड सेंचुरी है वो कौन से एरिया में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो जो एरिया है बेसिकली ये पड़ता है आपका ड्राई ट्रांस हिमालयन जोन में, जहां पर थोड़ा सा जो है बारिश आपकी पड़ती है बिकॉज ऑफ दी मानसून। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल एरिया जो है, तो मतलब बेसिकली इसमें ये है कि जितनी हिमाचल प्रदेश की देखिए नॉर्मल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या नेशनल पार्क्स हैं, बेसिकली जैसे कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, तो एक तो बहुत वो हाइट पर है, तो वहां पर तो जो है बारिश नहीं होगी, वहां पे स्नोफॉल होगी, तो वो स्नोफॉल वाला एरिया है। ठीक है, हिमालय के जो ड्राई ट्रांस हिमालयन जोन है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, क्योंकि जो मानसून की हवाएं हैं वो पीछे ही रह जाती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात हमेशा करी है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक पहाड़ है, हिमालयन का जो ट्रांस हिमालय जोन है वो यहाँ पर है, दिस इज द ट्रांस हिमालयन जोन, थोड़ा सा पीछे जाकर, है ना। ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ये है आपका मिडल हिमालय, और ये है आपका आउटर हिमालय और शिवालिक से आप बात कर सकते हैं, है ना। तो मानसून जो है वो आपका मिडल और आउटर में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो आती हैं फ्रॉम इनलैंड, फ्रॉम इंडियन ओशन, है ना। महाराष्ट्र से होती हुई, फिर मध्य प्रदेश से होती हुई, और लास्ट में अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश जाती हैं और करवाती हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। मॉइस्चरहीन हवाओं के पास ये हवाएं टकराएंगी पहाड़ से, पहाड़ पर फोर्सफुली अपलिफ्ट होंगी, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने से जो वाटर वेपर है दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर लिक्विड, जिससे बनते हैं बादल, जिससे होती है बारिश। ठीक है, तो ये फिनोमेना होता है इन दो एरियाज में, आउटर प्लस मिडल हिमालयस। ग्रेटर में बारिश होती है, बट इतनी नहीं जितना मिडल और आउटर में होती है। बट जो ट्रांस हिमालयन जोन है वो तो है क्या आपका ड्राई ट्रांस हिमालयन जोन, जहां पर बारिश कम होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग आता है, तो इसमें खास बात ध्यान रखनी है, ये बारिश रिसीव नहीं करती है, और ये कहाँ पर है, और ये क्यों फेमस रही है इस पूरे अक्टूबर मंथ में, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे नौरा देही सैंक्चुरी टू बिकम थर्ड होम फॉर चीताज। देखो, इंडिया में छठे चीताज मिलते थे। 1952 में लास्ट चीता देखा गया था इंडिया में, तो हमने हंटिंग, पोचिंग, इन सब की वजह से चीताज को गायब कर दिया है पूरे इंडिया से। अब सिर्फ ये छठी चीता आपके ईरान में मिलेंगे, बाकी और कहीं नहीं है पूरे एशिया में। इसीलिए हमने कराया था इनका रीइंट्रोडक्शन फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका में नामीबिया, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका एंड बोट्सवाना, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां से हम लेकर आए हैं चीताज, और हमने इनको रखा था सबसे पहले मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। ठीक है, उसके बाद हमने और चीताज मंगाए, हमने उनको कहाँ रखना है अब, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, GSWS। अब जो है हमने एक और हैबिटेट तैयार किया है इन चीताज के लिए, विच इज नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी अगेन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है।
देखो मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है ना वो बेसिकली मिलता है आपका अफ्रीका वाले एरिया से। तो अगर कोई स्पीशी वहां से उठकर यहाँ पर आती है तो उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ठीक रहने चाहिए। उतना ही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वो झेल सकती है, उतना ही जो है प्रे बेस वहां पर होना चाहिए, खाने की सुविधा होनी चाहिए, जो फ्रीडम है पूरे एरिया में घूमने का वो होना चाहिए, पानी की अवेलेबिलिटी हो। तो वो सब चीजें जो है हमें बिल्कुल डुप्लीकेट करनी है। तो वो सब चीजें मध्य प्रदेश में बहुत सिमिलर पाई जाती हैं। बट फिर भी बहुत ज्यादा बार हमने देखा है कि यहाँ पर चीताज को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस तो किया था, लेकिन मानसून के टाइम पर उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चीता से गले में ना वो रेडियो कॉलर बांध दिया कि जिससे उनके लोकेशन का पता लगता रहे हमें। लेकिन मानसून जब आया तो उनके गले में बिल्कुल इचिंग होनी शुरू हो गई, वो बिल्कुल ऐसे काफी इन्फेक्शन फैल गया उनकी स्किन में, जिससे काफी सारे चीताज की मौत हो गई थी। तो ये जो क्लाइमेटिक डिफरेंस है बिटवीन अफ्रीका एंड इंडिया, इसको समझना पड़ेगा पहले हमें, उसके बाद ही किसी स्पीशी को हम वहां से यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो ऐसी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कूनो पालपुर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो है अब आ चुकी है नौरादेही सेंचुरी में। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा कि कहाँ कहाँ पर चीताज को हम लोग रख सकते हैं, तो ये 3 जगह हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने रिकॉग्नाइज करी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें लगता है क्लाइमेट सूदिंग है तो यहाँ रख दो इसे, बट ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ये 3 ही है। ठीक है, तो अगर आप नौरादेही सेंचुरी की बात करोगे तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन यमुना एंड नर्मदा रिवर बेसिन। ऊपर बहती है इसके यमुना और इस साइड बहती है इसके नर्मदा। ठीक है, तो इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं नौरादेही वाली सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। चीताज कब एक्सटिंक्ट हुए ये हमें पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च प्रोजेक्ट चीता, obviously because we have reintroduced these species from Africa to India. ठीक है, तो दिस इज नौरादेही। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट ईस्ट टाइमोर। टाइमोर लेस्टे जॉइन एशियान एज द 11th मेंबर ऑफ आसियान। देखो बेसिकली क्या है, आसियान इज द ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स, जहां पर आपको ये फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अपना पपुआ न्यू गिनी, ये सब जो है इसके मेंबर हैं। जैसे हम देखेंगे 10 मेंबर कौन कौन से हैं, ये आपके म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है। तो ये आपके LMV वाले जो एरियाज हैं वो हैं। थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, ये 5 तो बिल्कुल आपके, इनको हम बोलते हैं CLMTV। ये तो याद करने के पर्पस से हम याद करते हैं इसे। C से है कंबोडिया, L से है लाओस, M से है म्यांमार, T से है थाईलैंड और V से है वियतनाम। तो CLMTV हमेशा आप देखोगे इसको कि जैसे इंडिया CLMTV का बहुत ज्यादा एक कोऑपरेशन है। यहाँ से एक नदी बहती है मेकोंग, है ना, तो उसकी वजह से इंडिया काफी अच्छे रिलेशनशिप में है इन सारी कंट्रीज के साथ। तो ये 5 तो है ही है। इसके अलावा आपका सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया है और ब्रुनई है। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी नहीं है। जो आपका ईस्ट टाइमोर है दैट हैज बिकम द 11th मेंबर ऑफ आसियान। तो ये 10 तो आपने याद करने हैं, बाकी हम लोगों ने एक अभी ऐड करा दिया है। जो आसियान है वो बना है 1967 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। देखो बेसिकली क्या है ना ये कि सारे कंट्रीज जो आपस में लगते हुए हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनका बेसिकली कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी आपस में जुड़े हुए होते हैं। टूरिज्म भी जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली जो एक इकोनॉमी है उसके पर्पज से सभी कंट्रीज मिलकर एक अग्रीमेंट सा बनाते हैं कि भाई हमें दूसरे से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, फायदा पहुंचना चाहिए, जिसके लिए दे मेड अ ग्रुप। तो जो ये आसियान है ये सेम कल्चर, सेम इकोनॉमी, सेम जो है आइडियोलॉजी, इन सबको मेंशन करता है। दैट इज व्हाई दे हैव मेड अप द आसियान एज ए ऑर्गेनाइजेशन। 67 इसका ध्यान रखना है, ईयर है बना हुआ। इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। जकार्ता वाज अर्लियर द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है। ये आप लोगों ने बताना है कि नुसंतरा है, नूर सुल्तान है या क्या है। ठीक है, ये आप लोगों ने चेक भी करना है सो दैट एक आइडिया सा लगता रहे हमें कि व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। क्योंकि जकार्ता का जो एरिया है ना बहुत ज्यादा इसे सी लेवल बढ़ने की वजह से नीचे धंसता हुआ चला जा रहा है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो उससे पहले ही जो लोकेशन है कैपिटल की वो चेंज कर दी गई है। चलिए, तो ईस्ट टाइमोर हो गया। अच्छा, ये कौन सा मेंबर है? 11th है। और इसकी समिट कहाँ हुई है, कहाँ पर ये डिसीजन लिया गया? तो इन कुआलालंपुर। ठीक है, तो 47th एशियान मीटिंग में। और कैपिटल जो है इसकी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये 5-10 कंट्री से पता लग गई हमें। कई बार क्वेश्चन ना ये भी आता है कि विच कंट्रीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान। तो वो सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन अगर आपके पास माइंड में स्पेस है याद करने का तो आप कर लेना। वैसे याद करने का तरीका है उसका स्टिम्प, STIMP, कि ये है फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान, जिसमें आपका सिंगापुर है, S से, T से है आपका थाईलैंड, आपका I से है इंडोनेशिया, M से है मलेशिया और P से है फिलीपींस।
तो स्टिम्प से आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ आप बना लो, आपकी मर्जी है, बट मुझे तो स्टिम्प से याद था हमेशा के लिए, तो मैं तो इसी को प्रेफर करती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि यार ये 5 कंट्रीज में किसी और निमोनिक से याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको याद कर लेना। मकसद हमारा याद करना है, निमोनिक्स को रटना नहीं है। चलिए, एक तो ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मर्कोसुर सदर्न कॉमन मार्केट। देखो ये जो मर्कोसुर अग्रीमेंट है, इससे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एफटीए। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में हम सब जानते हैं। जैसे मान लो कोई भी 2 कंट्रीज हैं, ये है इंडिया, ये है चाइना। चाइना जो अपने देश में चीजें बनाती है वो इंडिया में आसानी से बेच सके, उसको मार्केट एक्सेस हो इंडिया का भी। इंडिया जो अपने देश में चीजें बनाती है वो चाइना में बेच सके, उसका मार्केट एक्सेस हो उसके पास, कि भाई उसको ऐसा ना हो कि इंडिया अगर अपनी चीजें चाइना में भेजे तो एंट्री करने से पहले 100% टैक्स देना पड़े उसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कि भाई कोई भी जो आप ट्रेड कर रहे हैं आपस में वो फ्रीली करना है आपने, कोई उसका अलग से एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, कुछ नहीं लगाना। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है ना कि एक दूसरे की मार्केट की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है दोनों कंट्रीज को। ऐसे ही ये अग्रीमेंट जो है सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच ही नहीं, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में भी हो सकते हैं। तो जो मर्कोसुर है, इट इज बेसिकली सदर्न कॉमन मार्केट की हम बात करेंगे, जिसमें साउथ अमेरिका के कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के साथ साइन किया हुआ है पीटीए, विच इज प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। एंड सेम गोज फॉर एफटीए, सेम गोज फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। दोनों में सेम बातें ही हैं, सिमिलर सी ही हैं। प्रेफरेंशियल वाले में क्या होगा कि भाई अगर कोई चीज इंडिया को चाहिए है और वही चीज अगर मान लो चाइना को चाहिए है, तो वियतनाम जो है वो किसको देगा? अगर उसने साइन किया हुआ है पीटीए विद इंडिया, तो वो पहले इंडिया को देगा, बाद में चाइना को देगा। बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बेसिकली ये, है ना। तो इट इज पीटीए। तो स्टैब्लिश कब हुआ था मर्कोसुर? इट इज इन 1991 थ्रू द ट्रीटी ऑफ असेंसियोन। असेंसियोन इज द कैपिटल ऑफ पैराग्वे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कब बना था और इसका मतलब क्या है। हेडक्वार्टर है इसका मोंटेविडियो, द कैपिटल ऑफ उरुग्वे। बना कब था, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये पता होना चाहिए। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? मेंबर्स देखो इसके, साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला, ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना, ये हैं आपके 6 कंट्रीज जो मेंबर हैं मर्कोसुर के। ये ही मेनली आपकी जो बड़ी इकोनॉमीज है साउथ अमेरिका की, ये वाली हैं। बट अब क्योंकि वेनेजुएला पर हक जो है वो पता नहीं किस कंट्री का है, क्या गवर्नमेंट है, किसी को नहीं आइडिया है, तो इसीलिए इस टाइम पर ये सस्पेंडेड मेंबरशिप के साथ अभी जी रहा है। तो इस वाले में वेनेजुएला है मेंबर, बट इट इज सस्पेंडेड एज अ मेंबर, तो ये ध्यान रखना है। और बोलीविया जो है वो 2023 में ही ऐड हुआ है इस अग्रीमेंट में। तभी भी ये करंट अफेयर में था, अब भी ये करंट अफेयर में है, क्योंकि इन्होंने बात करी है कि भाई इंडिया जो है ऑलरेडी पीटीए साइन किया हुआ है मर्कोसुर वाली सारी कंट्रीज के साथ, लेकिन हम बात करेंगे एक्सपेंशन पे। अभी तक मान लो कि फार्मास्यूटिकल की चीजें इंडिया में आ सकती थी बहुत ही फ्रीली, या इंडिया जा सकती थी इन सारी कंट्रीज में फ्रीली। अब जो है ऑटोमोबाइल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या और कोई सारी चीजें और सारी गुड्स, तो वो सब भी हम जो है फ्रीली ट्रेड करें। तो उस एक्सपेंशन की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है, और ये बेसिकली है कहाँ पर? इट इज इन इंडोनेशिया। एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि स्ट्रेटा बाय स्ट्रेटा, लेयर बाय लेयर, कि भाई कोई वोल्केनो ऐसा है तो बार बार उसमें से लावा निकलता है, अल्टीमेटली लेयर सी बन जाती है, फिर लेयर बन जाती है, फिर लेयर बन जाती है, और अल्टीमेटली जो वेंट है ये आपका बिल्कुल नीचे होता चला जाता है। तो दैट्स हाउ द स्ट्रेटो वोल्केनोज आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऐसे लेयर बाय लेयर ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि बार बार मैग्मा जब ऊपर आ रहा है तब वो एक लेयर सी बना रहा है। ठीक है, तो ये जो ये लाकी लाकी है आपका स्ट्रेटो वोल्केनो है, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाया करता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हम लोगों को पता है कहाँ पर है। अगर ये आपका जो है, दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर एशिया एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, तो ये पूरा पैसिफिक ओशन है बीच में। तो ये पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साइड में ऐसे लगती है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर मल्टीपल वोल्केनोज प्रेजेंट है, मल्टीपल अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज का खतरा भी बना रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेट्स की कन्वर्जेंस है। साउथ अमेरिका में है कन्वर्जेंस ऑफ साउथ अमेरिका एंड नाजका प्लेट। साउथ नॉर्थ अमेरिका में है दी सबडक्शन ऑफ और द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट टू पैसिफिक प्लेट।
यहाँ पर कन्वर्जेंस है पैसिफिक टू यूरेशियन प्लेट और यहाँ पर है पैसिफिक टू इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये तीनों चारों जो जगह हैं वो आपका कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट से बना हुआ है, जिसमें पैसिफिक प्लेट जो है क्योंकि वो डेंसर है, वो ओशियानिक है, वो चली जाती है नीचे की तरफ, इट गॉट सबडक्टेड। और इस वजह से ही जो है जब वो सबडक्ट करेगी तो जो रॉक है वो पिघलेगी, बिकॉज मैग्मा के चैम्बर में एंटर कर रही है, वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले वो वाले मिनरल्स मेल्ट होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो था। तो इसीलिए जैसे ही वो प्लेट सबडक्ट करेगी वो वाले मिनरल्स मेल्ट होकर ऊपर की तरफ मैग्मा बनाते हुए आएंगे, जो कि लाइट मटेरियल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम था। तो वही जो मैग्मा है वो क्या बनाता है, आपका स्ट्रेटोवोल्केनो बनाता है। और ये मैग्मा जो बनता है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ दिस प्लेट एज इट हैज एंटर्ड इनटू मैग्मा चैम्बर, ये ही बहुत ज्यादा विस्कस होता है, बहुत एक्टिवली ये जो है मतलब निकलता रहता है, हमेशा बहुत एक्सप्लोसिवली निकलता है, कहने का मतलब ये है। तो ये भी वोल्केनो कैसा है, आपका एक्सप्लोसिव है। इंडोनेशिया में है, आपको मैप में दिया हुआ है, बस एक बार ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया रिकॉग्नाइजेस 3 की पोर्ट्स एज ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ फ्यूल, इसको हम यूज कर सकते हैं इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एज अ फ्यूल। इसमें अब देखो हमें हाइड्रोजन अगर बनानी है, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में तो नहीं प्रेजेंट है, बहुत ही लाइट गैस है, क्योंकि ये तो जो ग्रेविटी है उसको पकड़ नहीं पाती, वो लाइट होने की वजह से बहुत ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो ये उड़ चुकी है अर्थ के एटमॉस्फेयर से मोस्टली। तो अगर हाइड्रोजन हमें बनानी है तो हमें तोड़ना पड़ेगा पानी को। तो पानी को तोड़ोगे आप और इसमें से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकाल लोगे, फिर आपका H पॉजिटिव से आप एक H पॉजिटिव और मिला दो, H2 बन जाएगी, गैस बन जाएगी। बट ये जो पूरी प्रोसेस है, दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, कि पानी को तोड़ना OH प्लस H पॉजिटिव में। इससे ये जो प्रोसेस पूरी हो रही है, ये दो तरीकों से हो सकती है। या तो आप इस प्रोसेस को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बनाई है हम लोगों ने थर्मल से, जो बनाई है हम लोगों ने कोल से। या फिर आप इस प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोगों ने बनाई है सोलर एनर्जी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए है पानी को तोड़ने के लिए। वो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने सोलर से बनाई है या किसी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से बनाई है, तब उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन जो हम लोगों ने कोल को इस्तेमाल करके बिजली बनाई पहले, उस बिजली के इस्तेमाल से पहले फिर हम लोगों ने पानी को तोड़ा, उसे हम कहते हैं अपना ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज बेसिकली दिस। तो ये जो हब्स हम लोगों ने बनाए हैं, इसका मतलब क्या है, हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और उसके साथ साथ जो और चीजें बनती है, जैसे अमोनिया बनता है, ग्रीन अमोनिया, मिथेनॉल बनता है, उस पूरे डिफाइंड रीजन में ये सब चीजें हम करेंगे। तो अगर एक पोर्ट मैंने हब बना दिया है तो उसके आसपास की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होंगी और अल्टीमेटली सब कुछ बना बना के जो है बेचती रहेंगी और एक्सपोर्ट करती रहेंगी टू डिफरेंट कंट्रीज, है ना। तो ये जो 3 हाइड्रोजन हब है वो कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ग्रीन शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, MNRE, अपना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये 3 हाइड्रोजन हब कौन कौन से हैं, एक तो है आपका दीनदयाल पोर्ट विच इज इन गुजरात, इसको हम कांडला पोर्ट भी कहते हैं, पहले इसका नाम कांडला पोर्ट था। नाउ VO चिदम्बरनार जो है तमिलनाडु में, जिसको हम पहले तूतीकोरन पोर्ट कहते थे। अब नेक्स्ट है आपका पारादीप जो है उड़ीसा में। तो ये 3 हब्स बनेंगे पोर्ट के, जो एक्सपोर्ट करने के लिए, इसके आसपास प्रोडक्शन भी हम लोग बढ़ाएंगे, तो काफी जो है इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को हम लोग अचीव कर पाएंगे। और हमने मिशन भी चलाया हुआ है, एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, की हम 2030 के बाद हर साल कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बनाएंगे। तो टारगेट है बेसिकली हमारा, बट अभी के लिए हम लोग बस ये 3 पोर्ट्स पर ही काम कर रहे हैं। डायग्राम आपको सारे पोर्ट्स का दिया हुआ है, दीज आर द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। मेजर पोर्ट्स का मतलब होता है बहुत सारा ट्रेड जो है वो यहाँ से होता है। इसके अलावा बहुत सारे और माइनर पोर्ट्स हैं, वो बहुत सारे हैं अमाउंट में, वो हम याद भी नहीं करते। जैसे कांडला पोर्ट है गुजरात में, तो ये दीनदयाल पोर्ट बन चुका है, इसका नाम हो चुका है चेंज। मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू JNPT महाराष्ट्र में है। मोरमुगांव ये है आपका गोवा में। मैंगलोर पोर्ट ये आपका कर्नाटक में। कोची पोर्ट इज इन केरला। तुतीकोरिन पोर्ट जिसको VO चिदम्बरनार हम लोग अभी बोलते हैं, तो तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। एन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम पोर्ट आपका आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में है। कोलकाता प्लस हल्दिया ये दोनों है आपके वेस्ट बंगाल में। कोलकाता पोर्ट का नाम भी चेंज हो चुका है वैसे तो, आई थिंक इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो चुका है, फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। एंड पोर्ट ब्लेयर इट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो है आपके अराउंड 13 पोर्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इनमें से 3 कौन कौन से हैं, एक तो हो गया वेस्टर्न कोस्ट पे ये कांडला वाला, एक हो गया तूतीकोरिन आपका सदरन में, और एक हो गया ईस्ट वाले एरिया में पारादीप। तो तीनों एरिया से जो है हम अपने हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट जो है बनता रहेगा, प्रोडक्शन जो है हमारी बढ़ती रहेगी।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अटाकामा डेजर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है क्योंकि इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। जितनी भी बारिश यहाँ पर होती है, होती ही नहीं है बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बारिश का लेवल काफी ज्यादा कम है, बहुत ड्राई है। रेनफॉल होती ना ओरोग्राफिक रेनफॉल होती, ना आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर है आपका अटाकामा डेजर्ट और यहाँ पर है आपके ये एंडीज वाले माउंटेन्स। तो इंडीज वाले माउंटेन्स वाला जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा ओरोग्राफिक रेनफॉल को प्रिवेंट करता है। करेंगे हम ज्योग्राफी में जब डिटेल में करेंगे कि व्हाई ओरोग्राफिक रेनफॉल इज देयर एंड व्हाई दिस अटाकामा डेजर्ट हैज बीन फॉर्म्ड। अटाकामा के बनने का जो मेन रीजन है वो है अटाकामा के साइड वाले ओशन वाले एरिया में कोल्ड करंट का फ्लो करना। यहाँ पर कोल्ड करंट फ्लो करता है और जो कोल्ड करंट है पानी को ठंडा कर देगा। पानी ठंडा होने के बाद जो है इवेपोरेट नहीं होता। तो इवेपोरेशन जब नहीं है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है। अब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है तो फिर बारिश नहीं है। तो ये सारी बातों से जो अटाकामा है वो काफी ज्यादा ड्राइएस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ है। लेकिन अभी जो है इसमें काफी अनयूजुअल विंटर रेन्स हम लोगों ने इसमें देखी हैं चिले के अटाकामा डेजर्ट में, जिससे कि एक नया जो मतलब नया तो नहीं, उसी टाइप का जो वैरायटी का फूल है वो हम लोगों ने देखा, विच इज फुशिया कलर्ड वाइल्ड फ्लावर्स। देखो बेसिकली होता क्या है ना कि डेजर्ट के नीचे ना बहुत सारे जो सीड्स होते हैं वो बरीड होते हैं। उनमें से मतलब बिना पानी के वो उग नहीं पाते। तो जैसे ही बारिश होती है तो उनकी जो कोटिंग होती है जिससे वो नहीं उग पा रहे हैं, वो कोटिंग उतर जाती है। तो वो कोटिंग जब उतर गई तो वो अल्टीमेटली ग्रो कर गए। और यहाँ पर फिनोमिना जो है वो देखने को मिला है ये वाला, कि ये वाले जो फ्लावर्स हैं वो एकदम से दिखे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रेनफॉल ज्यादा हुई है यहाँ पर, बहुत ही अनयूजुअल रेनफॉल है। देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनफॉल जनरली नहीं होती है यहाँ पर बट फिर भी हुई। तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस यहाँ पर रेनफॉल हुई है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट बस अब अपने को पता हो कि अटाकामा डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ है। कहाँ पर प्रेजेंट है? नदर्न चिले में है, पेरू इसके नॉर्थ में है, और जो है आपका अल्टीमेटली बोलीविया और अर्जेंटीना में भी इसका हल्का हल्का जो एरिया है वो लगता है। बट मेनली इट इज इन चिले। मतलब चिले इज बेसिकली फेमस फॉर दिस अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, हम जब मानसून कर रहे होंगे ज्योग्राफी में तब मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि भाई अटाकामा बना कैसे है। अभी के लिए बस ध्यान रखना है कि कोल्ड करंट साइड में बहता है, ठंडा पानी है, इवेपोरेट नहीं होता है, क्लाउड फॉर्म्स नहीं होते हैं और बारिश नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है बन चुका है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है इसको स्क्रैच से हम लोगों ने शुरू किया है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि भाई कोई पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ था उसको हमने बस मॉडिफाई कर दिया। ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है हम लोगों ने। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है बिकॉज मुंबई एयरपोर्ट पर, जो मुंबई एयरपोर्ट है बेसिकली हमारा, जिसको हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए हम लोगों ने जो नया प्रोजेक्ट है वो तैयार किया है। पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सरकार का भी योगदान है और जो आपकी अलग कंपनीज हैं प्राइवेट वाली उनका भी योगदान है, जिसमें अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के 74% है इसका शेयर और 26% है आपका सिडको के पास। ठीक है, तो इट इज बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। कहाँ पर है पता लग गया हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक आपका प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट है। ये 5G इनेबल्ड है, फुल्ली डिजिटल है। कोई यहाँ पर जैसे एयरपोर्ट में आप जाएंगे तो आपका पूरा जो फेस स्कैन होगा, है ना, तो फेस स्कैनिंग हो सकता है। 5G इनेबल्ड है, सस्टेनेबल एयरपोर्ट है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं इस पे। सोलर पावर प्लांट से काफी सारी चीजें जो है इस एयरपोर्ट की चलती हैं, तो इस वजह से जो है बिजली भी कम खाता है। तो कहने का मतलब ये है कि काफी अच्छा एक एयरपोर्ट बना दिया है जिसकी शेप हल्की सी ऐसी ऐसी दिखती है। ठीक है, इट इज बेसिकली लोटस शेप्ड एयरपोर्ट। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। तो इनॉग्रेट रिसेंटली इसको किया गया है, जो इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बन चुका है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया का सेकंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसको आईएसए के द्वारा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा 2 बार मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। देखो नॉर्मली होता है क्या है ना कि जो लैंड है उस पर तो पता है कि हमारा ये एरिया है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो कर सकते हैं, नहीं है तो हमारी मर्जी ना भी करें। लेकिन जो आपका ये ओशन वाले एरियाज होते हैं ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही इंडिया की प्रॉपर्टी है ना ही चाइना की प्रॉपर्टी है। इसके सी के अंदर जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं इस सी फ्लोर के अंदर, उसको अगर आपने करना है एक्सट्रैक्ट तो आपको चाहिए होती है परमिशन फ्रॉम आईएसए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो बनी है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज इन 1982, कि भाई कितना एरिया किस कंट्री का है पानी वाला, और जो एरिया किसी भी कंट्री का नहीं है अगर वहां से आपने मिनरल्स लेने हैं तो फिर हम लोगों से पूछना पड़ेगा। तो सारी कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है, तो काफी कंट्रीज ऐसी सारी बात मान लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया इसलिए फेमस है क्योंकि इंडिया को सेकंड
जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ पीएमएस। पीएमएस इज पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, ये ध्यान रखेंगे। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी होते हैं जिसमें सल्फाइड्स होते हैं, जिंक होता है, कॉपर होता है ना। तो उसको हमने करना है एक्सट्रैक्ट, जिसको हम यूज करते हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस, है ना, चिप्स बनाने के लिए, ठीक है, मेटल्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, तो बहुत चीजों में हमारे वो काम आते हैं। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री विद 2 पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, ये एक्सप्लोरेशन करेगा कौन? पहले तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि भाई मिनरल्स कौन कौन से हैं। अगर हमने एक्सप्लोर कर लिया और हमने बोला कि भाई हम इसको निकाल सकते हैं, तो एक्सट्रैक्शन का भी जो लाइसेंस है वो आपको आईएसए से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो यूएन क्लॉस एक कन्वेंशन के अंडर बनी हुई अथॉरिटी है, जिसको आप लोगों ने भी माना है कि हम इसकी बात मान रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां पर मिला है इसको? कार्ल्सबर्ग ब्रिज। कार्ल्सबर्ग जो रिज है वो इस वाले एरिया में, इंडियन ओशन में, यहाँ पर है। इंडिया के हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड में है, और आपका ये अपना ये एशिया के थोड़ा जब मिडल ईस्ट वाला एरिया है उसके हल्का सा राइट हैंड साइड में। तो ये एरिया है जहां पर इंडिया कैन एक्सप्लोर द मिनरल्स और पीएमएस। तो पीएमएस क्या है? आपके सल्फाइड्स हैं, जहां पर आपके वैल्यूएबल मेटल्स मिलते हैं इस पूरे सल्फाइड्स में, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना। तो एंड आर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड बाय हॉट हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स फ्रॉम ओशियानिक क्रस्ट। देखो बनते कैसे हैं तो वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट कैसे बनती है उसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। तो बस ये पता हो कि ओशियानिक क्रस्ट जो है वो बनती है बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। नॉर्मली बस ध्यान रखना है, ये आपका अगर ओशियानिक क्रस्ट है तो यहाँ पर मैग्मा का चैम्बर है। जैसे ही, क्योंकि बहुत ज्यादा ना थिन प्लेट है, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो काफी कम है, तो मैग्मा जो है वो बाहर आता रहता है। जैसे ही मैग्मा बाहर आता है, टेम्परेचर कम हो जाता है मैग्मा का, और टेम्परेचर कम होने से मैग्मा क्या होगा? सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाइड मैग्मा इज बेसिकली फॉर्मिंग द ओशियानिक क्रस्ट। तो जो जो चीजें मैग्मा में है वो अल्टीमेट सॉलिडिफाई हो जाएंगी ओशियानिक क्रस्ट के आने के बाद। तो वहां पर सारी चीजें प्रेजेंट है, पीएमएस वगैरह। तो इसीलिए हमारे को इसको चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज डीप सी माइनिंग में आता है ये। तो डीप सी माइनिंग इतनी ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं कि उसको हम माइन कर सके। चाइना वगैरह के पास है, लेकिन फिर भी डीप सी में माइनिंग करने से ना बहुत सारा एक तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किसी भी तरीके से ह्यूमन लॉस भी ना हो, है ना। और प्लस हमारे पास बढ़िया जो है प्रोजेक्ट्स हों, बढ़िया जो है नीचे जाने वाले लोग हों, या फिर रोबोट्स हम लोगों ने बनाए हों। तो वो सब चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम डीप सी माइनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम सेतु स्कीम। तो बेसिकली पीएम सेतु स्कीम है क्या? इट इज स्कीम फॉर एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखो बेसिकली क्या है, इंडिया में ट्रेनिंग देती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कि भाई पहले हम यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं, और वो ट्रेनिंग से हमें जो स्किल मिलती है उससे हम आगे जाकर इंडस्ट्रीज में अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकते हैं कि भाई हमें ये काम आता है। ठीक है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज में इस टाइम पर जोरों शोरों से जो डिमांड है वो है किस चीज की? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की, नई नई स्किल्स की, एआई की, मशीन लर्निंग की, है ना। तो वो सब चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर आपने आईटीआईज को अपग्रेड नहीं किया तो इंडस्ट्री से आप उसको अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अलाइनमेंट करनी है तो इसके लिए आपको आईटीआईज को टेक्नोलॉजी की वाइज जो है अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसको एम्पावर करना पड़ेगा। तो दैट्स बेसिकली द पीएम सेतु स्कीम। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है बेसिकली ये। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल डेवलपमेंट वाली ही होगी, बिकॉज हम अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की बात कर भी रहे हैं तब भी हमारा स्किल इंप्रूवमेंट ही हमारा मेन फोकस है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री मैनेज्ड, कि भाई गवर्नमेंट तो इसको ऑन करेगी लेकिन इंडस्ट्रीज मैनेज करेंगे, बिकॉज इंडस्ट्रीज में जो चीज चाहिए है स्किल वाइज वही जो है अल्टीमेटली आप आईटीआईज में प्रोवाइड करवाएं। चलिए, अच्छा, मेन फोकस इसका एम क्या है? 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को अपग्रेड करना। तो ये एम पर क्वेश्चन भी कई बार आता है। ठीक है, तो पीएम सेतु स्कीम क्या है ये पता हो। 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को हम लोगों ने एम्पावर करना है सो दैट दे आर अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी वाइज। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी ये पता लग गया हमें। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। ये एक नई कैटेगरी है जो ऐड की गई है किसमें? बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें 8 से 12 साल के जो बच्चे होंगे उनको हम ये प्राइज देंगे, जिसको 50,000 यूरो का भी कैश मिलेगा। 27 से बेसिकली ये शुरू होगा, 26 में तो नहीं है कोई भी ये वाला अभी इस टाइम पे प्राइज, तो इस टाइम पर नहीं है, बट अगले साल तो इसमें कोई ना कोई विनर होगा। ये जो बुकर प्राइज है ये किसके अंडर आता है? इट इज अंडर बुकर प्राइज फाउंडेशन, जो है यूके की। ठीक है, जिसको काफी सारे जो एनजीओज हैं, एनपीओज हैं, वो काफी प्रमोट करती हैं, काफी फंड भी देती हैं। तो बट बुकर प्राइज फाउंडेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें ये है कि ये किसको मिलता है? ये उसको मिलता है जिसने इंग्लिश में कोई बढ़िया सी फिक्शन लिख रखी होती है। फिक्शन मतलब थोड़ा इमेजिनेशन थोड़ा सा इंप्रूव कर रखा होता है। जैसे हैरी पॉटर वाली सीरीज है, वो फिक्शन है, मतलब रियल में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन बुक्स में ऐसा इमेजिन करके बताया गया सारी चीजों को। तो फिक्शन वाले एरियाज खास करके वो जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं उसको ही सेलिब्रेट करते हैं ये। इसीलिए ये डिफरेंट है किससे? आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज से। बुकर प्राइज सिंपल है, जिसको हम पहले मैन बुकर प्राइज भी कहते थे, अब जो है वो अलग है, विच इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों अलग अलग हैं। इंटरनेशनल वाला जो है सिर्फ इंग्लिश वाला ही नहीं, बल्कि अगर किसी और लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई थी उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, तो अगर वो भी काफी अच्छा आप लोगों ने लिखा हुआ है तो उसको प्राइज भी मिल जाता है। मैन बुकर सिर्फ इंग्लिश वालों को मिलता है, और जो इंटरनेशनल है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए नॉवेल्स को सेलिब्रेट करता है। तो बस ये दो डिफरेंस है इन दोनों प्राइजेस में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। बुकर प्राइज में ऐड हुई है नई कैटेगरी, ना कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। ठीक है, मैन बुकर में ऐड हुई है, इंटरनेशनल में ऐड नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नैट पोल रेक्स। देखो बेसिकली क्या है, इट इज होस्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर मान लो हम जब तेल लेकर आते हैं किसी भी और कंट्री से इन शिप्स, तो अगर मान लो वो स्पिल हो जाए ऑयल, तो उस टाइम पर क्या होता है ना कि पूरी लेयर सी बन जाती है पूरे अपने पूरे ओशन पे, जिससे कि सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। तो बीच में जो ओशंस में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन तक सनलाइट पहुंच नहीं पाती, तो वो खाना नहीं बना पाते अपना। तो और बायोडाइवर्सिटी भी काफी लॉस हो जाती है। तो अगर गंदगी भी काफी फैल जाएगी। तो अगर ये ऐसा हुआ है तो अल्टीमेटली तो सोल्यूशन क्या है, कैसे हम काम करेंगे? कोस्ट गार्ड का क्या काम होगा, नेवी का क्या काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होगा? ये जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसको और ताजा तंदुरुस्त करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो की गई है। ठीक है, क्योंकि ऑयल स्पिल जैसे ही हो तो हम लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये हम लोगों ने जानना है। तो काफी सारे जो पार्टिसिपेंट हैं इसमें, कंडक्ट किसने किया था? ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कॉनकन। कॉनकन है आपका, देखो एन एन है दोनों में, तो नेवी की एक्सरसाइज है बेसिकली ये। नेवी किसकी? इंडिया और यूके। ये ध्यान रखना है, हर साल होती है। ठीक है, हर साल होती है, कहां पर हुई हमें नहीं फर्क पड़ता, बस नाम पता हो कौन एक्सरसाइज जो इंडिया और यूके के बीच में है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखेंगे, नेवी वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स डे। ये हम लोगों ने मनाया अभी 8 अक्टूबर को, 93rd एयरफोर्स डे मनाया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है अपना 8 अक्टूबर को 1932 में जो आईएएफ है वो इस्टेब्लिश की गई थी अंडर ब्रिटिश रूल, और जो पहली फ्लाइट है वो भरी गई थी 1933। ठीक है, इसका जो प्रॉपर एक मोटो है दैट इज टच द स्काई विद ग्लोरी नभे स्पृशम दीप्तम, है ना? तो ये एक मोटो है एआईएएफ का। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो ये भी हमें याद करना है। कब डे मनाते हैं वो भी ध्यान रखना है। 32 में स्टैब्लिश किया गया था, इंडिया उस टाइम पे आजाद तो था नहीं, तो ब्रिटिश रूल के अंदर ही हम लोगों ने इसको स्टैब्लिश किया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अमराम मिसाइल। देखो अमराम मिसाइल बेसिकली क्या है, इट इज योर एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। हेलीकॉप्टर से अगर हेलीकॉप्टर उड़ाना है आपने, तो ये जो मिसाइल है वो यूज की जा सकती है, एयर टू एयर है ये। ठीक है, अच्छा इसमें न्यूज में क्यों था ये? तो यूएसए और जो पाकिस्तान है ये दोनों आपस में करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें यूएसए पाकिस्तान को ये वाली मिसाइल्स प्रोवाइड करवाता है एयर टू एयर। दीज आर बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी मिसाइल जो आपकी आंखों से नहीं दिखती है और एकदम से बहुत स्पीड से आती है और अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। जैसे इंडिया में ना अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल इज दी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो दिखती नहीं है बट एकदम से अटैक कर देती है। सेम गोज फॉर अमराम। ठीक है, तो ये यूएसए ने दी है पाकिस्तान को। तो इट इज रेडार गाइडेड मिसाइल जो कि डेवलप की गई है बाय यूएस एयरफोर्स। इट हैज फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी, मतलब अगर आपने टारगेट एक बार सेट कर दिया उस मिसाइल पे, तो वो टारगेट चाहे कहीं पर भी जाए वो जाकर उसी को अटैक करेगी। बस आपने इसको एक बार फायर करना है और भूल जाना है कि भाई आपने फायर किया था इसे, अल्टीमेटली टारगेट को ये हिट कर जाएगी। ठीक है, इसकी जो रेंज है दैट इज 160 किलोमीटर, काफी दूर तक ये मार सकती है। और स्पीड जो है मैक 4 इज बेसिकली 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो उसका 4 टाइम्स भी जो है ये इसकी स्पीड चल सकती है। ठीक है, तो काइंड ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल है आपकी ये। कंपैटिबल विद F-15 F-16 जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन सब में ये अलाइन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ध्यान रखना है अमराम मिसाइल इंडिया का कुछ नहीं है, इसमें इंडिया के अलावा पाकिस्तान प्लस यूएसए का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, रेंज कितनी है, क्योंकि न्यूज में था इसीलिए हम लोगों ने इसको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है आपका द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। देखो मिलिट्री ने मतलब डीआरडीओ ने पैराशूट बनाया है कि भाई आप जब भी
हाई ऑल्टीट्यूड पर होते हैं, मान लीजिए हेलीकॉप्टर में है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा पैराशूट जो है बनाया जाए जो काफ़ी हाइट पर भी आपको सही स्टेबल तरीके से नीचे ले आए। तो 25,000 फीट तक तो हमारे पास था कि भी सिस्टम है, पैराशूट आराम से काम करेगा। बट 32,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर पहली बार इंडिया के डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया जो पैराशूट है वो हम लोगों ने लॉन्च किया है, उसको पहली बार हम लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये एमसीपीएस ध्यान रखना है, डीआरडीओ ने बनाया है हाई ऑल्टीट्यूड का पैराशूट सिस्टम, और ये डीआरडीओ की 2 लैब्स ने बनाया है। वन इज योर एडीआरडीई एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो आगरा में है, और दूसरी है आपकी डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी डीईबीएल बेंगलुरु। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल डीआरडीओ के पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सही सबका होगा, लेकिन डीआरडीओ कौन सी 2 लैब ने मिलकर बनाया है, तो एरियल वाली है। एक तो एरियल वाली है क्योंकि हवा वाली बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक तो ये, दूसरा डिफेंस बायो इंजीनियरिंग, थोड़ा सा देख लेना कि भाई लोगों की जान बचाने के लिए जो है बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी इन लोगों ने बनाई है ना, तो थोड़ा सा याद करने के पर्सपेक्टिव से कि भाई बेंगलुरु प्लस आगरा के लैब्स ने सारा काम किया। अच्छा, ये रहा आपका पैराशूट सिस्टम जो काफी डीआरडीओ ने बनाया है, जो अगर आप 32,000 फीट पर भी हैं तब भी जो है आप सेफली नीचे आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आइनी एयर बेस इन ताजिकिस्तान। इंडिया ने अपना जो पूरा एक आधिपत्य था इस एयरबेस पर वो अब हटा लिया है, क्योंकि इनकी जो लीज है वो रिन्यू नहीं करी ताजिकिस्तान ने, इन द प्रेशर ऑफ चाइना प्लस रशिया, कि भाई इंडिया जो है अगर ताजिकिस्तान में, देखो मान लो अगर यहाँ पर है तो ये चाइना से भी थोड़ा पास है ना, चाइना की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता रहता है ना, और ऊपर से रशिया की भी थोड़ा सा पास पड़ जाता है, तो दोनों के प्रेशर की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ताजिकिस्तान ने लीज जो है हमारी रिन्यू नहीं करी। ठीक है, तो ये इसको हम और भी क्या कहते हैं, इट इज गिसार मिलिट्री एरोड्रोम जीएमए, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एयरबेस था पूरे ताजिकिस्तान वाले एरिया में इंडिया का, और ये 2002 से ही हम लोगों ने इसको जॉइंटली ऑपरेट किया हुआ था, सो दैट इंडिया की जो प्रेजेंस है वो सेंट्रल एशिया में बनी रहे। बट क्योंकि अब जो है ये खत्म हो गया है तो हमें वहां से आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐनी एयरबेस कहाँ पर है, तो इट इज इन ताजिकिस्तान, नॉट तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सेलेशियल बॉडी शिरोन, शिरोन बोलो, चिरोन बोलो, चीरो बोलो, तुम्हारी मर्जी है। बेसिकली क्या है ना कि इसके अराउंड ये रिंग्स से बनती हुई एस्ट्रोनॉमर्स ने देखी है कि भाई जैसे सैटर्न के अराउंड रिंग्स है ना, वैसे ही इसके अराउंड भी रिंग्स बन रही हैं। तो ये क्यों बन रही है हमें नहीं जानना, बस पता हो हमें कि चिरोन जो है वो पहली बार एक ऐसा बॉडी देखा गया है, आईसी सेलेशियल बॉडी है जिसके अराउंड ये रिंग्स बन रही है। ठीक है, ये है आपका एक चिरोन, जिसको हम कहते हैं कि ये एक ना तो एस्ट्रॉयड है ना ही कॉमेट है, दोनों के बीच का कुछ है। इट इज द हाइब्रिड बिटवीन एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट। कॉमेट होते हैं आईसी पार्टिकल्स के, है ना, जो बहुत दूर होते हैं सन से, इसीलिए वहां पर जो है टेम्परेचर काफी कम होता है, इसीलिए आईसी पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठंड बहुत होती है। एस्ट्रॉयड होते हैं जो मार्स जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, और जो प्लैनेट्स बनते बनते रह गए। ठीक है, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी ने उनको आपस में पास आने नहीं दिया, जुपिटर ने अपनी तरफ खींच के रखा उन्हें, तो प्लैनेट नहीं बन पाए जो है वो एस्ट्रॉयड्स कहलाते हैं। मार्स प्लस जुपिटर की बेल्ट के विद इन वो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन। तो ठीक है, चिरोन पर ध्यान होना चाहिए कि भाई जैसे सैटर्न प्लस यूरेनस के अराउंड रिंग्स बनी हुई है, वैसे ही इस बॉडी के अराउंड भी जो रिंग्स बनती हुई देखी गई है। क्या है क्या नहीं ये पता लग गया हमें। इसका साइज क्या है, इट इज 200 किलोमीटर इन डायमीटर, और 50 साल लगते हैं इसको सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। रॉक, वाटर आइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, काफी सारी चीजें हैं जो कॉमेट में भी मिलती हैं, एस्ट्रॉयड में भी मिलती हैं। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे हम इसका। नेक्स्ट आपका सरल, सरल से ही सरलता झलक रही है, मतलब कि जितने भी डिफिकल्ट रिसर्च पेपर्स हैं, जैसे मान लो आपने कोई चीज रिसर्च करी, तो आपने पेपर लिखते हैं ना आप लोग, तो पूरा बड़ा पेपर लिखते हैं आप, तो उसको समझने में बड़ी दिक्कत आती है नॉर्मल लोगों को, तो हम क्या करते हैं आजकल तो चैट जीपीटी कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा एआई टूल सरकार ने भी बनाया है जिसका नाम है सरल, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग टूल, कि वो जितने भी साइंटिफिक पेपर्स हैं उनको आप जो है बिल्कुल सही तरीके से सिंपली समझ सकते हैं, आप सरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाया किसने है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ ने बेसिकली ये बनाया है, और ये एआई टू जनरेट ले पर्सन समरीज टू मेक रिसर्च मोर एक्सेसिबल टू सोसाइटी, कि भाई ये रिसर्च कहना क्या चाहती है ये हम लोगों को बता दो। रिसर्च जैसे बेसिकली क्या होती है कि भाई व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ये एक रिसर्च है, तो उसके प्रॉपर पूरे जो बेसिक पॉइंट्स है वो बस पता लग गए, मैं 10 पॉइंट्स थे पता लग गए, तो पूरी पूरी रिसर्च पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती फिर उसके रिगार्डिंग हमें। तो सरल ध्यान रखना है किसने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो ये देखिए हमने फीचर्स क्या है इसके। इसमें ये सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं देगा, वीडियोस भी प्रोवाइड करेगा, पॉडकास्ट भी हैं, पोस्टर्स भी हैं, प्रेजेंटेशंस फॉर अ वाइडर आउटरीच भी जो है इसमें सारा के सारे चीजों को हम लोगों ने फीड किया हुआ है। चलिए, तो एक तो ये खास बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर प्रोग्राम की। सोर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। अब एआई जो है देखो आ गई है, अब ये नहीं जाएगी, तो आपको ये सीखनी पड़ेगी। चाहे बच्चे हैं, चाहे टीचर्स हैं, उन सबको एआई सीखनी पड़ेगी सो दैट वो अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा इजाफा कर सके। तो ये जो सोर प्रोग्राम है ये आपका लॉन्च हुआ है सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों को ट्रेन कर सके, और इसको हम लोगों ने डालना है स्कूल करिकुलम में। ठीक है, तो एजुकेटर्स प्लस जो आपके 6 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको हम सिखाएंगे एआई। तो ये सारा जो पूरा काम है वो हम किसके अंडर करेंगे? इट विल डन अंडर सोर प्रोग्राम, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। डेवलप कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन क्योंकि एजुकेशन वाले बच्चे इसमें साथ होंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे नोबेल मेडिसिन प्राइज 2025। देखो ये नोबेल प्राइज हम करेंगे, आज तो हम एक ही कर रहे हैं, अगले वाले में हम सारे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सब कवर करेंगे। इनके नाम ध्यान रख लेना क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन हमेशा आता है, क्योंकि नाम एक प्राइज को 3-3 लोग ले जाते हैं और फिर जो है नाम भी बहुत अजीब अजीब से होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते हैं, तो फिर याद करने मुश्किल बहुत होती है। तो याद करने के कुछ तरीके अपने को ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो किस किस को मिला है ये? पहली बात तो ब्रंको ध्यान रख लेना, आपका रैम्सडेल ध्यान रख लेना, और आपका सागागुची ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये सागागुची, रैम्सडेल और ब्रुकनो, या फिर आप इसको बीएसआर से याद कर लो या आरएसबी से याद कर लो, तो आप ऐसे याद कर लेना इसको सो दैट एक पेपर में ना देखते ही नाम हिट कर जाए कि भाई हाँ ये अगर मेडिसिन था तो मैंने इसको बीएसआर लिखा था। तो बी से था आपका ब्रंको, एस से था आपका ये सागागुची, और आर से था आपका रैम्सडेल। ठीक है, याद हो जाएगा बेसिकली ये। अच्छा, मिला क्यों है ये प्राइज? ये प्राइज मिला है फॉर रेगुलेटरी टी सेल ट्रैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लस पेरिफेरल टॉलरेंस। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब हमारी बॉडी में कोई भी वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया एंटर कर गया, इसको ना अब हमारी बॉडी पहचानती है कि भाई ये ना एंटीजन है, ये मतलब नुकसान पहुंचाएगा बॉडी को। कुछ भी अगर फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाता है तो अल्टीमेटली जो बॉडी उसको पता लग जाता है। उससे बचने के लिए, वायरस प्लस बैक्टीरिया से बचने के लिए जो हमारी बॉडी है वो एक इम्यून सेल्स है हमारे पास विच आर टी सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई व्हाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स होती हैं जो अटैक करती हैं इस वायरस प्लस बैक्टीरिया पे सो दैट हमारी पूरी बॉडी में ये फैल ना जाए। ठीक है, अब ये जो टी सेल्स हैं इनको कैसे पता है कि यही जो वायरस और बैक्टीरिया है ये बाहर से आया हुआ प्रोडक्ट है, हमारी खुद की बॉडी का नहीं है ना? तो हमें कैसे पता है कि हमें इस पर अटैक तो करना है लेकिन इस वाले पर अटैक नहीं करना जो हमारी बॉडी के अंदर ही बैक्टीरिया जो हमारे पेट में प्रेजेंट है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, है ना? तो टी सेल को ऐसे कैसे पता? टी सेल को तो नहीं पता, तो टी सेल इसको भी कर देगी अटैक, इसको भी कर देगी अटैक। तो इससे क्या है, हमारा जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो भी चला गया बॉडी का। इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, कि भाई हमारे ही इम्यून सिस्टम ने हमें अटैक कर दिया और जो है हमारी बैक्टीरिया वाले जो अच्छे बैक्टीरिया थे हमारी बॉडी के वो मार दिए। इससे बचने के लिए तो ऐसा नहीं होता है बेसिकली, वैसे देखा जाए तो होता क्यों नहीं है, क्योंकि एक और सेल है टी रेगुलेटरी सेल। तो टी सेल ही है बट विच इज रेगुलेटरी, तो ये बताती है कि भाई कौन सी वायरस बैक्टीरिया को अटैक करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बेसिकली ऐसा जीन है जिस जीन से हमारी बॉडी में ये टी सेल्स जनरेट होती हैं रेगुलेटरी वाली, जो अदर टी सेल्स को ये बताती हैं कि भाई इस पर अटैक करना है, इस पर अटैक नहीं करना है। ठीक है, तो जो जीन है दैट इज FOXP3। ये जो पूरी स्टडी है वो माइस पर हुई है अभी, लेकिन बेसिकली जो है ह्यूमन सिस्टम में भी सेम चीज होती है कि भाई किसको अटैक करना है, किसको अटैक नहीं करना है, ये बताती है कौन? टी रेगुलेटरी सेल। ठीक है, और ये क्यों है हमारी बॉडी में टी रेगुलेटरी? क्योंकि हमारी बॉडी में एक जीन है जो ये रेगुलेट करता है कि भाई ये वाली सेल बने, और इसका काम ये होगा बाकी टी सेल्स को रेगुलेट करना कि किसको अटैक करोगे, किसको अटैक नहीं करोगे। तो ये जो पूरी स्टडी थी, ये जो पूरी रिसर्च थी, उसके लिए मिला है इनको अपना नोबेल प्राइज। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमें ऑटोइम्यून डिजीज ना हो जाए उसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें हमारे लिए मतलब खास साबित होती हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, कई लोगों को होती है ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे लोगों के जैसे बालों में हल्का सा पैच हो जाता है, दाढ़ी में लड़कों की वो हल्का सा पैच हो जाता है जिसमें मतलब बिल्कुल कहीं पर बाल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्लियर स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। वो एक फंगल डिजीज है बेसिकली, है ना? तो हमारी ही बॉडी जो है हमारी ही बढ़िया सेल्स को मारने में लगी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ऐसा जनरली नहीं होता है, बट कई बार जो है एक डिजीज के तौर पर भी उभर कर सामने ही आती है।
तो ऐसा जनरली नहीं होगा, तो वो क्यों नहीं होता है, इन सब चीज़ों की वजह से जीन का नाम ध्यान रखना है, टी रेगुलेटरी सेल्स कैसे काम करती हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सारा एक आर्ट मतलब डायग्राम में के थ्रू आपको समझाया हुआ। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे महामेडटेक मिशन। ये जो है महामेडटेक मिशन इज़ बेसिकली कि मेडिकल सेक्टर में कैसे आपने अच्छे से और रिसर्च करनी है, इंडिया के मेडिकल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को कैसे और इम्प्रूव करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा मिशन है, बस और कुछ नहीं है इसमें। जिसमें आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF का भी कोलैबोरेशन है विद ICMR एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसमें इंडिया ही खुद अपनी सारी मेडिसिन्स बनाए, खुद ही जो है इनोवेशन करे नई-नई मेडिसिन्स का, अफोर्डेबल वैक्सीन्स बनाए, मेडिसिन्स बनाए, खास करके जो हेल्थ प्रायोरिटीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, अपना डायरिया वगैरह हो गया, है ना? तो उन सब के रिगार्डिंग भी जो है वो काफी ज्यादा काम करे इंडिया, खुद ही, किसी और कंट्री पे डिपेंडेंसी हमें ना शो करनी पड़े। तो दैट इज महामेडटेक मिशन। किसने बनाया है बस पता होना चाहिए, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, बस ये पता होना चाहिए। चलिए, तो इसके साथ जो है हमारा खत्म होता है पार्ट 1 ऑफ अक्टूबर 2025। नेक्स्ट हम करेंगे अक्टूबर पार्ट 2025, और बेसिकली क्या है, पार्ट 2 में हम जितने भी नोबेल प्राइज़ है तो वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो और सारे करंट अफेयर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसको भी पूरा डिटेल में देखेंगे। आपका काम बस अब ये है कि इन जितने भी हमने करंट अफेयर्स को किया है, उनको आपने रिवाइज़ करना है थ्रू नोट्स, और आपने एमसीक्यूज़ को करना है प्रैक्टिस। अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो ये जो करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोगों का सही होगा। सिर्फ वीडियो देखना इज़ नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, हमें पढ़ना है, हम पेपर हमें निकालना है। तो एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करो, नोट्स को रिवाइज़ करो, कोई भी दिक्कत रहती है तो हमसे पूछो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।